ट्वेल्थ फिजिक्स स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। निश्चित रूप से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। सब कुछ लिख दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं उनके लिए वीडियो है, परंतु उससे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर करना जरूरी है। डेरिवेशन नहीं है इस वीडियो में, केवल कॉन्सेप्ट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और अच्छा ये तब हो जाएगा अगर आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठे और मेरे साथ साथ चलते रहें। सिर्फ वीडियो देखने मात्र से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप साथ साथ नोट्स भी बना लें तो बहुत ही उत्तम ये वीडियो आपके लिए होगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो इसमें आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डायपोल, चाहे बार मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर अगर रखी हुई हो तो इस पर एक टॉर्क लगता है जिसको घुमा के सीधा कर देता है। और टॉर्क इज mb sin थीटा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल से बहुत जरूर आता है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट m की बात यहां की जाती है। इस फॉर्मूले से आपको इस m की डेफिनेशन और यूनिट एंड डायमेंशंस क्लियर करनी है। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन के लिए, इफ थीटा को 90 करता है और बी को 1 करता है तो साइन 90 1 हो जाएगा, बी भी 1 हो जाएगा, तो एम टॉ के इक्वल हो जाएगा। देन टॉ इज एम इंटू 1 इंटू 1, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल का जो मोमेंट है वो टॉर्क के इक्वल होगा। कब? अगर उस डायपोल मोमेंट को या मैग्नेटिक डायपोल को किसी यूनिट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर रखने पर लगेगा। किसी मैग्नेटिक डायपोल को यूनिट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर परपेंडिकुलर रख देने से जो भी टॉर्क उसके ऊपर लग रहा है वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं ताकि आप लिख सकें। इस वीडियो के एंड तक आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। इसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल is defined as the torque acting on it. It defined as the torque acting on it when it is placed unit and uniform magnetic field perpendicular to it. ओके, इसके बाद यूनिट
बहुत सारे बच्चे इसी से यूनिट निकालने का प्रयास करते हैं, टॉ की और बी के रखेंगे और थोड़ा सा जटिल कार्य हो जाएगा वो। ये ध्यान देंगे एम आया कहां से, NIA की जगह हमने M रखा था, जब विशेष ध्यान दें, इससे निकालने का प्रयास ना करें, दिक्कत आएगी। M इज इक्वल टू NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट कैरी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यूनिट क्या हो जाएगी एम की, नंबर ऑफ टर्न्स की यूनिट होती नहीं, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन L2 और एम्पियर ए होती है। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक डायपोल का पहले आपको आ जाना चाहिए। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेटिज्म आपका शुरू हो जाता है। इसमें पार्ट ABCD करके आप निकालें तो बेहतर होगा। पार्ट ए, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। क्या है, नाम में ही वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसलिए हर एक पहलू पे आज इस वीडियो पे ध्यान देंगे। किसी एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप किसी सब्सटेंस को रख देते हो, वो सब्सटेंस इन तीन में से ही किसी एक को फॉलो करेगा, बिलोंग करेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें से कुछ भी यहां रख दें तो ये लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर मॉडिफाइड हो जाएंगी, ठीक है। और इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। ध्यान रखता हूं उसमें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, it is paramagnetic substance, it is ferromagnetic substance। जिस मैग्नेटिक फील्ड में इन्हें रखा गया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देने से ये फील्ड इससे बाहर जाना शुरू हो, क्योंकि ये फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैच है। पैरा में उल्टा होगा, फील्ड कन्वर्ट होगी, इसकी तरफ आ जाए। बट स्लाइड, और फैरो में ये वाला काम ज्यादा रेंज तक का हो जाएगा। आराम से दिखाया जाएगा कि काफी दूर दूर तक की फील्ड लाइंस इसके अंदर से एंटर करती है। हेडिंग पड़ी हुई मैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस को, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से
अब उसके अंदर जो फील्ड है मॉडिफाइड होने के बाद यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, इसको कहा जाता है। ये डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करें, इसकी डेफिनेशन लिखिए। पहले डेफिनेशन लिखिए और फिर इन तीनों डायग्राम को बना लें। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखिए और फिर पॉज करके इन तीनों को बना लें। पॉज करके, मैं नहीं रुक पाऊंगा यहां पर। पहले डेफिनेशन, when a magnetic substance is placed in external magnetic field, then number of field lines passing through unit cross sectional area, perpendicular to it is called magnetic induction. ये मॉडिफाइड फील्ड है, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद आप पॉज करके इन तीनों को ड्रॉ कर लें। और ठीक है, मैं क्यों रुका हूं, आप ड्रॉ कर लें। कर लिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है। नंबर 1, ये डायग्राम बनेगा, आ जाएंगे एक्स वाई जेड क्या देगा और क्या आएगा, आइडेंटिफाई विच वन इज डाया, विच पैरा एंड विच फेरो। तो ये तो आप समझ जाओगे, जो लाइंस बाहर जा रही हैं डाया है और जो अंदर आ रही है हल्की हल्की पैरा है और काफी दूर दूर तक की भी आ रही है तो फेरो। दूसरा टाइप क्वेश्चन ये है कि वो डाया पैरा और फेरो दे देगा। ये डाया पैरो या फेरो या इनमें से कोई एक या दो या तीनों वो मैग्नेटिक फील्ड में रख देगा। अब मॉडिफाइड फील्ड कैसा होगा ये आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो उम्मीद करता हूं इस समय जो आप सुन रहे हैं फील्ड लाइन को मॉडिफाइड करते हुए ड्रॉ करने में अब आप सक्षम हैं। डाया में बाहर बाहर निकाल दोगे, पैरा में हल्के हल्के अंदर कर दोगे बाहर वाली भी, और फेरो में दूर दूर तक की भी अंदर कर दोगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ ही इसकी यूनिट टेस्ला और डायमेंशन, डायमेंशन के लिए आप F इक्वल टू IBL यूज कर सकते हो। तो न्यूटन के अपॉन में एम्पियर मीटर। ठीक है, तो इसी को ही टेस्ला कहा जाता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, तो MLT-2 एम्पियर की A और L मीटर, L कैंसिल हो जाएगा। MT-2 A माइनस, MT-2 A माइनस। ओके, तो पार्ट ए इस तरह से समाप्त होता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से है और ये किसी भी रूप में आ सकता है। हर रूप मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद पार्ट बी, और इसकी जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पार्ट बी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
जब किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। डाया है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हल्का सा, पैरा है तो एलोंग हल्का सा, और फेरो है तो एलोंग ज्यादा सा। ये अंतर होता है बस। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन पहले फॉर्मूला लिख सकते हो इसमें, क्योंकि फॉर्मूला देख के ही आप डेफिनेशन बनाओगे इसमें। तो फॉर्मूला लिखे, द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, यूनिट अभी आपने देखा IA NIA यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, अपॉन मीटर बचा यार, और डायमेंशन L-1। ओके, पार्ट्स, जिस फील्ड में रख रहे हो उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। H से शो करेंगे इसको। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये H टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय म्यू नॉट, तो उसका म्यू रिलेटिव परमिटिविटी में आ जाएगा। तब इसमें से जितना उसमें प्रोड्यूस हुआ सब्सटेंस उसमें माइनस कर दें, बाकी बचा हुआ सारा बाहर का ही है। ये फॉर्मूला काम आएगा, और आप इसकी डेफिनेशन इसके बेस पे ना लिखिए, जो हकीकत है वो लिखिए, मूल परिभाषा। एक्सटर्नल फील्ड की वो एबिलिटी या वो कैपेबिलिटी जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सके, कितना कैपेबल है वो, ठीक है। तो लिखिए, पहले ये नोट कर सकते हो, फिर इसकी डायमेंशन लिखेंगे। द एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, द एबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड to magnetize a substance, to magnetize a substance is called magnetic field strength या intensity of magnetizing field। ओके, इसमें आप देख लेंगे H प्लस I हो जाएगा, और H प्लस I का मतलब यह है कि सेम डायमेंशन है, तो जो I की डायमेंशन है वही आप H की डायमेंशन भी लिखिए, यूनिट एंड डायमेंशन सेम टू सेम, जो आई की है वही एच की, सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। डी पार्ट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, ये क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड मॉडिफाइड होकर इंड्यूस हो चुका है अपॉन जितना इनिशियल था, इसे रखने से पहले इस रेशियो को, शुरू में सिर्फ म्यू नॉट आता है,
जब बायोसावर्ट लॉ से इसकी शुरुआत हो जाती है, पर अब जाके इसकी डेफिनेशन आती है। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले इसका, और इसका जो डेफिनेशन है वो इसको देखते हुए ही लिखी जाएगी। हेडिंग डाल के मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट इज, या पूरा लिख देना, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंपल है, दोबारा सुन सकते हैं, बीच में पॉज कर करके आप काम कर सकते हैं, पर अगर आप पूरी पिक्चर आप बस सिर्फ देख रहे हो तो दिक्कत आएगी, फिर ज्यादा बेहतर नहीं इसका लाभ उठा पाओगे। आप जैसे लिखने में कुछ छोड़ रहा है तो पॉज कर सकते हो, एक आध सेकंड पीछे करके पॉज कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। और पूरी वीडियो देख लोगे बिना नोट्स करे तो फिर ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, साथ साथ नोट होना है। ओके, यूनिट एंड डायमेंशन इससे निकाल लो, नहीं तो वो ज्यादा बेहतर है। बायोसावर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाया जाता था, और I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r², क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट होते हैं उसमें। बायोसावर्ट लॉ अगर आ गया तो न 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखोगे, उसी से फॉर्मूला याद हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने देखा इसको N/एम्पियर मीटर, इसे यहीं छोड़ देंगे, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो 1 मीटर बच के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और एम्पियर अपॉन में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा N/एम्पियर स्क्वायर, N/एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, mLt-2 और अपॉन A2 A माइनस mLt-2 और A ऊपर जाएगा -2। ये हो गया आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ABCD में चलिए, रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ABCD। रिलेटिव परमेबिलिटी μr। तो किसी सब्सटेंस की रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी वो सब्सटेंस की परमेबिलिटी और वैक्यूम की परमेबिलिटी के रेशियो के इक्वल। ओके, और ये यूनिट लेस क्योंकि सेम डायमेंशंस का, तो इसको आपको इसी से लिखना। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम। दैट्स नो यूनिट नो डायमेंशन। इस जगह बड़ा खास क्वेश्चन आपके लिए बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ सकता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट डाया, पैरा एंड फेरो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। तो आप आराम से समझ सकते हैं, मूल कारण इसका B/S था। जब डाया में रखा गया था तो ये फील्ड लाइन बाहर निकल गई थी, जो पहले से फील्ड था वो भी कमजोर पड़ गया था, वे बाहर निकल चुके थे, यानी कमजोर पड़ गया, ये ना टोटल। अब पहले स्ट्रॉन्ग था तो कम अपॉन ज्यादा फ्रैक्शन आ गया, यानी 1 से लेस। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से लेस आ रही है तो समझ जाओ वो डायमेट्रिक सब्सटेंस रखा गया होगा।
डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे और फिर ये बातें बता दोगे। फॉर म्यू आर इज लेस देन फॉर डायमीटर सब्सटेंस, या जुगो को भी उतार दो, नंबर मिल जाएंगे। और जब आपने पैरा रखा था तो जितना फील्ड था उसमें कुछ लाइन और आगे थी, तो ज्यादा हो गया था, ये ज्यादा अपॉन कम, यानी 1 से ग्रेटर। रिलेटिव परमिबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और अगर म्यू आर मच ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इट इज फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर रिलेटिव परमिबिलिटी आता है या परमिबिलिटी आता है तो डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ बोर्ड में जाना है। इसके बाद ABCDEF मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या खाली ससेप्टिबिलिटी से चल जाएगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या होता है? ये B/S था, ये I/H। और इसको देख रहे समझ जाइए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is defined as the ratio of intensity of magnetization to the intensity of magnetizing field. ओके, और दोनों यूनिट एक जैसी थी, डायमेंशन भी, सो ससेप्टिबिलिटी इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसके आधार पे भी पूछता, ससेप्टिबिलिटी पूछता है, ये पूछ सकता है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट डाया, पैरा एंड फेरो ऑन द बेसिस ऑफ ससेप्टिबिलिटी। इसके लिए भी आप देखिए, ये वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है, टोटल नहीं है ये। तो इसके अंदर प्रोड्यूस तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई थी, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो नेगेटिव में आ जाएगा। जबकि पैरा और फेरो में इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई थी, इसका ज्यादा हो गया था, तो सेम साइन पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर नेगेटिव आ रहा है तो यह है फॉर डाया, मैग्नेटिक सब्सटेंस, और अगर यह आ रहा है पॉजिटिव तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और अगर आ रहा है ये पॉजिटिव एंड लार्ज तो यह है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वो ससेप्टिबिलिटी के आधार पर भी और रिलेटिव परमेबिलिटी के आधार पर भी डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ सकता है, डाया, पैरा एंड फेरो। तैयारी रखें इसकी। और इस वीडियो के अंत में ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करने के लिए आ गया तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए आप हेड डाल देना, ये ABCDEF क्या कि जी मत देना, उसे पार्ट में मत डालना, वो एक रिलेशन है। तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन relation between relative permeability,
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वी हैव H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, अभी आपने पढ़ा। ठीक है, अगर उन टर्म्स के साथ में आ गया फिर तो एच बी आई को अलग से बताने की जरूरत नहीं। अगर यही डेरिवेशन है क्या डायरेक्ट, ठीक है, तब बता देना वेयर बी मैग्नेटिक इंडक्शन, आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड एच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और अगर किसके साथ चल रहा है वहां भी ये टर्म्स पहले आ चुके हैं, फिर दोबारा बताने की जरूरत नहीं। इसमें आपको H से डिवाइड दीजिए बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई H, क्योंकि साइड टर्म्स में H अपॉन में ही आता है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई H, तो यहां H से डिवाइड दोगे तो 1 हो जाएगा। यहां S से ऐसे डिवाइड दीजिए कि B अपॉन H को अलग कर दो, म्यू नॉट। यहां भी ऐसे लिखो तो वो समझ यही माना जाएगा ना, अभी तो समझ यहीं पर आ जाएगा वो, और इसमें डिवाइड दोगे तो I अपॉन H। ओके, आगे बढ़ेंगे। 1 इज इक्वल टू B अपॉन H, अभी आपने पढ़ा म्यू अपॉन में म्यू नॉट है, और माइनस I अपॉन H, अभी पढ़ा जस्ट ससेप्टिबिलिटी, और म्यू अपॉन म्यू नॉट रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो ये वीडियो में जो नोट्स आपके इस वीडियो के साथ साथ बने हैं निश्चित रूप से बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना अब आपको भी लग चुका। ठीक है, ओके।